लिकर किंग द मैन ऑफ गुड टाइम्स के नाम से फेमस विजय माल्या आज इंडिया में वो भगौड़े के नाम से जाने जाते हैं। 9,000 करोड़ का स्कैम करने के बाद विजय माल्या इंडिया छोड़कर चले गए और आज भी गवर्नमेंट उनको लाने के अलग अलग तरीके निकालती रहती है। दोस्तों, जिसे आज हम भगौड़ा कहते हैं ना, वो कभी किंग मेकर हुआ करता था। बॉलीवुड, खेल और कॉर्पोरेट में उसकी पूजा हुआ करती थी। पिता के थप्पड़ से जिस कहानी की शुरुआत हुई ना, वो देखते देखते बर्बादी के मंजर में कैसे बदल गई। फ्लाई द गुड टाइम्स और द स्टेट ऑफ रियल इंडिया जैसी टैगलाइन के साथ जिस बिजनेस को विजय माल्या ने सक्सेसफुल बना दिया। आज इस वीडियो में हम विजय माल्या की उस साइड के बारे में बात करेंगे जिस साइड के बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। हर कोई उनके स्कैम के बारे में बताता है, कोई ये नहीं बताता कि वो कितने ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 दिसंबर 1995 को कोलकाता में पैदा हुए थे विजय माल्या। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या एक बिजनेसमैन थे। विजय माल्या ने अपने फादर से ही बिजनेस को सीखा था। शुरुआत में विजय माल्या बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे और स्टडीज में भी उनका खास मन नहीं लगता था। और विजय माल्या की शैतानियों से तंग आकर एक दिन विट्ठल माल्या ने उनके चेहरे पर थप्पड़ भी रख दिया था। फादर की नाराजगी देखकर विजय माल्या ने खुद को बदल दिया। एक इंटरव्यू के दौरान विजय माल्या ने ये बताया था कि उनके फादर के एक थप्पड़ की वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। उसके बाद से ही उन्होंने बिजनेस में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। अब लिकर का बिजनेस तो विजय माल्या को विरासत में मिला था। उस वक्त माल्या की उम्र सिर्फ 28 थी। उन्होंने किंगफिशर को बड़ा करना स्टार्ट कर दिया। टीवी, न्यूज़पेपर में किंगफिशर बियर के एडवर्टाइजमेंट आने लगे। उन्होंने बियर के बिजनेस को कॉर्पोरेट का रूप दे दिया। विजय माल्या ने 1978 में यूनाइटेड ब्रूअरीज के अम्ब्रेला में किंगफिशर प्रीमियम नाम से बियर सेल की शुरुआत की। बियर बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए किंगफिशर कैलेंडर का स्टार्ट हुआ। यही नहीं, उन्होंने IPL टीम भी खरीदी और फिर किंगफिशर एयरलाइंस शुरू किया। ये सब उनकी किंगफिशर बियर की मार्केटिंग का हिस्सा ही था। जैसे कि आपने ये वाली लाइन सुनी भी होगी, जब IPL में किंगफिशर का एडवर्टाइजमेंट आता था तो इस तरीके से आता था, ऊ ला 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 ले ओ, ये आई थिंक आपने सुना होगा। विजय माल्या बियर की मार्केटिंग को लेकर काफी क्रिएटिव थे। अब जैसे कि विजय माल्या के फादर जो थे विट्ठल माल्या, वो एक बिजनेसमैन थे, तो विजय माल्या को भी बिजनेस की काफ़ी अच्छी समझ थी। उस टाइम लगभग 60 कंपनियां जिनका ईयरली टर्नओवर 64 से बढ़कर 1998 से 1999 को 11 बिलियन US$ हो चुका था। अपने दूसरे ग्रुप UB ग्रुप के तहत माल्या ने बहुत सी दूसरी कंपनियों को भी अपने अंडर में ले लिया था और अब उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने सक्सेसफुल लिकर बिजनेस पर था। विजय माल्या ने अपना लक आजमाने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री में वर्क किया, जैसे फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया और भी बहुत सारी, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना अच्छा उनका बिजनेस लिकर का था। तब उन्हें समझ में आ गया कि मेरे को अगर फोकस करना है तो मुझे अपने लिकर बिजनेस पर ही फोकस करना होगा। और यही रीज़न था कि किंगफिशर उस टाइम वर्ल्ड वाइड में नंबर 2 पर थी। मैं आपको बता दूं, उस टाइम यूनाइटेड किंगफिशर ने भारतीय लिकर बिजनेस में लगभग 50% शेयर अपने कब्जे में कर लिए थे। सिर्फ भारत में ही नहीं, 52 देश ऐसे थे जहां पर किंगफिशर ब्रांड की बियर सेल हो रही थी। अब जो विजय माल्या थे, उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी ना, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल की थी। विजय माल्या की इतनी लग्जरियस लाइफ थी ना कि हर कोई उनकी तरह जीना चाहता था और ये लाइफ उन्होंने खुद क्रिएट की थी। उनके फादर भले उनके लिए बिजनेस छोड़ के गए, लेकिन उसको कैसे बिल्ड किया, कैसे कैसे अपना माइंड का यूज करके उन्होंने लिकर बिजनेस को, सोचो, लिकर बिजनेस की एडवर्टाइजिंग करके इतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ाई। हालांकि इसके बाद आप ये कह सकते हो कि उनके डाउनफॉल का स्टार्ट हो गया जब उनके माइंड में ये आया कि मुझे एयरलाइंस स्टार्ट करनी है। वो अपनी एयरलाइंस को इंटरनेशनली लेके जाना चाहते थे, लेकिन इंटरनेशनली जाने के लिए ना 5 इयर्स का टाइम चाहिए होता है और विजय माल्या को स्टार्ट किए हुए ही 1 साल हुआ था। किंगफिशर एयरलाइंस का स्टार्ट 2003 में हुआ, लेकिन इसका ऑपरेशन 2005 में स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब उनके बेटे का 18th बर्थडे था तब उन्होंने अपने बेटे को एयरलाइंस गिफ्ट की थी और इसकी पेरेंट कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज ही थी। एयरलाइंस में गो कॉस्ट पर हवाई सफर का मौका देने के साथ लग्जरी सफर का मजा भी मिल रहा था। कहा यह भी जाता है कि माल्या ने अपने बियर ब्रांड का प्रचार करने के लिए किंगफिशर एयरलाइंस का स्टार्ट किया था। किंगफिशर एयरलाइंस 5 स्टार एयर ट्रैवल के तौर पर जानी जाती थी। बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए 2007 में उन्होंने एयर डेक्कन एयरलाइंस को खरीदा।
वो इसलिए खरीदा था क्योंकि इंटरनेशनली जाने के लिए ना 5 इयर्स का टाइम चाहिए होता है और इसको स्टार्ट हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। एयर डेक्कन को 4 साल हो चुके थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी, इसलिए उन्होंने उसको परचेज कर लिया था। लेकिन एयर डेक्कन को खरीदने के बाद उनकी स्ट्रेटजी समझने में गलती कर दी। एयर डेक्कन के मर्जर के साथ 71 एयरक्राफ्ट की फ्लीट और उसके 30% पैसेंजर भी उसके हिस्से में आए। एयर डेक्कन को परचेज करने के बाद तो विजय माल्या ने उसका नेम चेंज करके किंगफिशर रेड रख दिया। अब इसमें भी वही सारी फैसिलिटीज दी जा रही थी जो कि किंगफिशर में दी जा रही थी, एकदम लग्जरियस सारी चीजें फैसिलिटीज दी जा रही थी। लेकिन जो किंगफिशर थी उसका टिकट प्राइस ज़्यादा था और किंगफिशर रेड का टिकट प्राइस कम था। अब जो किंगफिशर के कस्टमर थे जो लग्जरियस की वजह से किंगफिशर को चूज़ करते थे, वो अब किंगफिशर रेड में जाने लगे क्योंकि कम पैसों में भी उनको वही बेनिफिट मिल रहे थे जो कि उनको किंगफिशर में मिल रहे थे ज़्यादा पैसे देने पर। इसके बाद विजय माल्या ने क्या किया, किंगफिशर रेड का भी प्राइस बढ़ा दिया। अब दोनों का प्राइस बढ़ चुका था तो जो कस्टमर थे ना वो तीसरी एयरलाइंस में जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे ये दोनों एयरलाइंस लॉस में जाने लगी क्योंकि एक एयरलाइन को चलाने के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसों की नीड होती है। वो ऑलरेडी ही इतना ज़्यादा कर्जा ले चुके थे कि और कोई बैंक उनको कर्जा देने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे और इनकम बहुत ज़्यादा कम थी। अब 2011 में किंगफिशर के डाउनफॉल का स्टार्ट हो गया। एयरलाइंस लगातार घाटे में चलने लगा। 3 सालों में 1000 करोड़ का नुकसान हो गया। हालात ऐसे होने लगे कि उनकी फ्लाइट्स उड़ना बंद हो गई, इनकम घटने लगी और कर्जा बढ़ने लगा। अब विजय माल्या कर्जे को कम करने के लिए मार्केट से फंड नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन एम्प्लॉइज को ये बात भी बहुत ज्यादा बुरी लगी कि जब उनको सैलरी नहीं दी जा रही थी, जब यहाँ पे स्ट्राइक चल रही थी, तब विजय माल्या अपने कैलेंडर के शूट के लिए मॉडल्स का इंटरव्यू ले रहे थे। एंड 2012 में किंगफिशर का लाइसेंस रद्द हो गया। फरवरी 2013 में इंटरनेशनल फ्लाइंग राइट्स भी सस्पेंड कर दिए गए। 2014 में किंगफिशर 900 करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। 2016 में एसबीआई समेत 13 बैंकों ने अब 900 करोड़ का लोन विजय माल्या के सर के ऊपर था। जब बैंकर्स की मीटिंग विजय माल्या के साथ हुई तो विजय माल्या का ये कहना था कि मैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दूंगा लेकिन जो इंटरेस्ट लगा हुआ है वो मैं पेड नहीं करूंगा। लेकिन कोई भी बैंकर इस बात को मानने के लिए रेडी ही नहीं था और इसी की वजह से इतना बड़ा स्कैम करने के बाद विजय माल्या इंग्लैंड भाग गए। दोस्तों ये थे उनके अच्छे दिन और बुरे दिन जिनके बारे में हर कोई जानता है। अब मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि विजय माल्या के क्या क्या अचीवमेंट्स थे। 2000 में विजय माल्या को अखिल भारतीय जनता के सदस्य बनाया गया। 2002 में विजय माल्या को कर्नाटक के एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुना गया। 2003 में विजय माल्या जनता पार्टी में शामिल हुए। 2003 से 2010 तक विजय माल्या ने जनता दल के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम किया। 2010 में विजय माल्या राज्यसभा के लिए बीजेपी के सदस्य के रूप में चुने गए। तो ये तो उनका पॉलिटिकल करियर था, लेकिन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली भी उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। जैसे 1997 में साउथ कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिलोसफी के लिए उन्हें डायरेक्टर की पोजीशन दी गई। फ्रांस का सबसे फेमस अवार्ड ऑफिसर द ला डी हॉनियर दिया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उनको ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो बताया गया। 2010 में विजय माल्या को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर और मोटर स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए मोटर्स क्लब के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। कभी इंडिया के महान बिजनेसमैन माने जाने वाले विजय माल्या आज करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए हैं। उनके ऊपर धोखाधड़ी और करप्शन के कई मामले दर्ज किए गए हैं और यही नहीं, देश से भगोड़े घोषित हो चुके माल्या की गिरफ्तारी के लिए देश की तमाम एजेंसियां उनके पीछे लगी हुई हैं। दोस्तों मेरा आप लोगों से सवाल है, आपका क्या जवाब है वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर विजय माल्या को गवर्नमेंट बोलती है कि वो अरेस्ट नहीं करेंगे तो क्या विजय माल्या जो भी बैंकर्स के लोन है उनको चुकाएंगे या नहीं चुकाएंगे। एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट तो चुकाएंगे क्योंकि कई बार विजय माल्या ने ये चीज बोली है कि मैं प्रिंसिपल अमाउंट देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आप इंटरेस्ट बढ़ाते जा रहे हो वो मैं नहीं दूंगा। आपको क्या लगता है कि विजय माल्या को इंडिया में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन।